चलिए, तो आज हम लोग ये जो हार्ट है इसके बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये जो हृदय है वो हमारे बॉडी में कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, ये चित्र आप लोगों ने कई बार देखा होगा। हार्ट का चित्र आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी है, देखा भी है। कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई है, कहीं कहीं पर हिंदी में भी लिखा हुआ है। मैं हिंदी में भी समझाते चलूँगा, इंग्लिश में भी समझाते चलूँगा, दोनों हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से जो ब्लड है वो पूरे शरीर से होते हुए इस प्रकार से वेना कावा के थ्रू, मतलब कि महाशिरा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में आता है, मतलब कि दायां आलिंद में आता है। दायां आलिंद से पहले दायां आलिंद से होते हुए फिर यहाँ पर दायां निलय में आता है। दायां निलय से फिर इस प्रकार से कैसे फुफ्फुस धमनी में चला जाता है और फुफ्फुस धमनी से होते हुए फेफड़े में जाता है। फेफड़े से होते हुए फिर फुफ्फुस सिरा से होते हुए फिर यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में आता है, मतलब कि बायां जो आलिंद है उसमें आता है, फिर बायां नीला में आता है, फिर बायां नीला से फिर इधर इस प्रकार से महाधमनी के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो धमनी और सिरा है इन दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है ये देखेंगे। एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। CGPSC मेंस वगैरह में देखोगे तो अंतर पूछ देता है और उसको हमको लिखना होता है। इस प्रकार से अंतर आपको लिखना रहता है। ठीक है, तो मेंस में देखोगे तो वैसा बनता है, या फिर प्रीलिम्स वगैरह में देखोगे, व्यापम में देखोगे तो 1 लाइन का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत अच्छे अच्छे अंतर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ना। इसके बाद अभी जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो अपना CGTET हुआ था, CGTET में साइंस का जो क्वेश्चन आया था, CG व्यापम में CGTET जो वर्ग 2 का जो हुआ था वहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी से रिलेटेड ये जो SN नोड है, मतलब ये हार्ट का जो पंपिंग है, हार्ट को जो पंपिंग करने के लिए उत्तेजित जो करता है ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। SN नोड, AV नोड, इन सबको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये इस तरीके से इन सब चीज़ों को देखेंगे और इसका छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं, उनको अपन बाद में डिस्कस करते रहेंगे। चलिए, तो ये जो हमारा हार्ट है, देखो एक चीज तो याद रखेंगे, हमारे शरीर में 2 प्रकार के खून बहते हैं, है ना। 2 प्रकार के खून हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है, जिसमें एक प्रकार का ऐसा है जो कि जिसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है, जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और एक होता है जिसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। तो क्या है, एक है जिसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है और एक जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अब देखो, ऑक्सीजन की मात्रा कैसे कम हो जाती है, हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन कैसे कम हो रही है। ऑक्सीजन कम हो रही है इसी वजह से हमको हार्ट के माध्यम से ब्लड को सर्कुलेट करा के इस फेफड़े के पास भेजना पड़ता है, ताकि फेफड़े के पास जा करके जो जिसमें कम ऑक्सीजन है ब्लड में, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा फिर से पर्याप्त हो, मतलब ऑक्सीजन वहां पर फिर से घुल जाए ब्लड में और फिर से पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाए। मतलब कि बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को मेंटेन करना भी इसका ब्लड का एक मुख्य काम होता है। अब ऑक्सीजन क्यों चाहिए हमारे शरीर को? हमारे शरीर में आपको पता होगा, जो कोशिका हम लोगों ने पढ़ा था, तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों ने देखा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के ही उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में इस प्रकार से वो रिएक्शन वहां पर होता है और वो टूटता है, टूट करके हमारे बॉडी को ऊर्जा मिलता है ना, ऊर्जा उससे प्राप्त होता है। तो जो भी हम भोजन खा रहे हैं उसमें जो हमको ग्लूकोज प्राप्त हुआ, जो न्यूट्रिएंट्स हमको प्राप्त हुआ, जो हमको एनर्जी देगा, तो एनर्जी देने के लिए वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में वहां पर टूटना जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें होती हैं, मतलब कि हमारे कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति होने से ही क्या होता है, वहां पर एनर्जी का निर्माण होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ऊर्जा घर जिसको बोलते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये चीजें होती है। मतलब सिंपल सी बात ये समझिएगा कि खून में, है ना, ब्लड में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होना जरूरी है। अगर ब्लड में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए ये जो हार्ट है वो क्या करता है, पूरे बॉडी से, पूरे शरीर से ब्लड को अपने पास खींचता है, अपने पास खींच करके उसको फेफड़े के पास भेज देता है। अब फेफड़े के पास जैसे ही ब्लड पहुंचता है तो ब्लड में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं। तो जो ऑक्सीजन हम अंदर खींच रहे हैं वो जा करके ब्लड में मिक्स हो जाता है। मिक्स होता है कहाँ पे होता है, फेफड़े में होता है। तो फेफड़े में इस प्रकार से ब्लड
मतलब ब्लड में कार्बन डाई और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। जैसे कि ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वो बाहर निकलेगा, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रहा है ना, जो ग्लूकोज है उसको टूटने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है वही होता है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया फिर सीधा सेल का हो, तो सेल से जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है वो ब्लड में मिक्स हो जा रहा है। ब्लड में मिक्स होने के बाद उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, तो हमारे सांस के माध्यम से बाहर निकलता है ना। तो ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे फेफड़े में, फेफड़े के थ्रू, हमारे सांस के थ्रू बाहर जा रहा है। और इसी प्रकार से हम सांस ले रहे हैं तो जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रहे हैं वो जा करके फेफड़े में, फेफड़े के थ्रू फिर ब्लड में जाकर क्या हो जा रहा है, मिक्स हो रहा है। तो हार्ट ने क्या किया, पूरे बॉडी से ब्लड को खींचा अपने पास और खींच करके फेफड़े के पास भेज दिया। फेफड़े में जैसे ही ब्लड पहुंचा वहां पर ऑक्सीजन के साथ ब्लड मिक्स हुआ, और ऑक्सीजन के साथ जैसे ही ब्लड मिक्स हुआ फिर से वो हार्ट के पास पहुंचा, और हार्ट फिर से उस ब्लड को क्या करेगा, पूरा बॉडी में भेज देगा। तो हार्ट का यही काम होता है, हार्ट का काम यही होता है, सिंपल। तो देखो जैसे इसमें आप देखेंगे, इस चित्र में आप ध्यान से देखिए, एक मिनट, देखिए इस चित्र में हमारा ये जो महाशिरा है, ठीक है, ये हृदय का एक पार्ट यहाँ पर हम देखेंगे तो महाशिरा। अब महाशिरा भी दो प्रकार का, एक तो इंफीरियर रहेगा, मतलब कि जो नीचे साइड में रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंफीरियर बोलेंगे। जो ऊपर में है उसको हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर बोलेंगे। तो दो प्रकार का महाशिरा हमको देखने को मिला। तो हमारे शरीर का जो ऊपर वाला भाग है, शरीर के हमारा जो ऊपर वाला भाग है, इस प्रकार से ऊपर वाले भाग से जो रक्त है इस प्रकार से महाशिरा में आता है। और वो कौन सा महाशिरा है, सुपेरियर महाशिरा है। तो सुपेरियर महाशिरा में इस प्रकार से रक्त है यहाँ पर ऐसे पहुंचा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो शरीर के हमारा निचला वाला भाग इस प्रकार से, ये पूरा हमारे शरीर का निचला वाला भाग, ये इधर निचला वाला भाग। तो इधर से जो रक्त है वो इंफीरियर वेना कावा, मतलब कि निचला साइड में जो भी क्या है महाशिरा है उसके थ्रू इधर पहुंच रहे हैं। तो ये ब्लड इस प्रकार से यहाँ पर पहुंचा, इधर वाला ब्लड इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। तो कुल मिलाकर के दोनों साइड से जो ब्लड आया यहाँ पर राइट एट्रियम में जाकर के इकट्ठा हो गया। कहाँ इकट्ठा हो गया, राइट एट्रियम में आया पहले, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से आते हुए इस प्रकार से ऐसे, है ना, यहाँ से ये आकर के इस प्रकार से राइट एट्रियम में जाकर क्या हुआ, इकट्ठा हुआ, यहाँ आया। तो हार्ट पहले खींच करके इन सब को, मतलब कि महाशिरा से खींच के ब्लड को, मतलब पूरे शरीर से खींच करके, इस प्रकार से पूरे शरीर से ब्लड को खींच करके कहाँ ले आया, राइट एट्रियम में ले आया, ठीक है, दायां आलिंद में ला करके इकट्ठा कर दिया। अब दायां आलिंद से ये जो ब्लड है यहाँ पर जाएगा, ठीक है, मतलब कि दायां आलिंद से दायां नीला में जाएगा, ठीक है। कहाँ पर आ गया, दायां नीला में आ गया ब्लड, ठीक है, यहाँ पर आया। अब इसके बाद ब्लड ऐसे यहाँ से, ठीक, इस प्रकार से आगे बढ़ेगा ब्लड, इस तरीके से इधर जाएगा। यहां से होते हुए इस प्रकार से आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो तरीके से, एक तो इधर भी जाएगा, इधर जाएगा, मतलब कि यहां से ये ऐसे। तो ये वाला पार्ट है, ये हमारा राइट वाला है, जो फेफड़ा रहेगा वहां पर जाएगा। जो लंग्स हमारा लंग्स है तो राइट वाला जो लंग्स में इसमें जाएगा। और यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट वाला जो लंग्स रहेगा, लेफ्ट वाला जो लंग रहेगा उसमें जाएगा। मतलब हमारा जो लेफ्ट साइड में जो हमारा फेफड़ा है, मतलब ये जो फेफड़ा, ये वाला पार्ट हमारा है, इधर जाएगा यहाँ से, मतलब कि फुसफुस धमनी से, राइट साइड वाले में। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, फुसफुस धमनी कहेंगे, है ना, फुसफुस धमनी ही बोलेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान से आप देखो तो इधर से फुसफुस धमनी से ये वाले साइड में क्या हो रहा है, ये वाले फेफड़े में इस प्रकार से ब्लड पहुंच रहा है, और ये वाले फेफड़े में, इस साइड वाले में इस प्रकार से इधर वाले फुसफुस धमनी से जो है ब्लड पहुंच रहा है। तो कहां पर, कुल मिलाकर कहां पर आया, फेफड़े पर आया। इस प्रकार से लंग्स में जाकर के ब्लड पहुंचा, ब्लड कहां पहुंचा, लंग्स में जाकर पहुंचा। अब लंग्स में जैसे ही पहुंचा है, लंग्स में क्या होगा, मतलब फेफड़े में क्या होगा, ऑक्सीजन उसमें मिक्स होगा। हम जो ऑक्सीजन खींच रहे हैं वो कुपिका के माध्यम से क्या होगा, धीरे से हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगा, ब्लड में मिक्स हो जाएगा। मतलब जो हमारा ऑक्सीजन है, हमारा जो ऑक्सीजन है, हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो जाकर किस में मिक्स हो जा रहा है, ब्लड में मिक्स हो जाता है। कहाँ पर होता है, फेफड़े में होता है। तो फेफड़े में जो ब्लड पहुंचा है ना, फेफड़े में जो इस प्रकार से ब्लड पहुंचा है वो ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स होगा, ऑक्सीजन इसमें मिक्स होगा। मतलब कि ब्लड यहाँ पर जो बना, मतलब यहाँ पर जो ब्लड था वो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया।
पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन की कमी थी। शरीर में इस प्रकार जब ब्लड था तो उसमें जो भी ऑक्सीजन है वो खर्च हो चुका था, ऊर्जा निर्माण करने में ऑक्सीजन खर्च हो चुका था, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका था। तो उसको खींच करके इस प्रकार से जो महाशिरा है, महाशिरा के माध्यम से ये राइट एट्रियम में आया, है ना, हार्ट ने खींचा, राइट एट्रियम में डाला उसको, राइट एट्रियम से यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में डाला, मतलब कि दायां आलिंद से फिर दायां नीलय में आया, और दायां नीलय के बाद यहाँ पर इस प्रकार से जो फुसफुसी धमनी होती है, फुसफुस धमनी से होते हुए इस प्रकार से कहाँ चला गया, फेफड़े में चला गया। फेफड़े में जैसे ही ब्लड पहुंचा है वहां पर ऑक्सीजन के साथ मिक्स होने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, ऑक्सीजन उसमें पर्याप्त मात्रा में अब उपलब्ध हो गई, मतलब उपस्थित हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है इस प्रकार से यहां से फुसफुस शिरा के माध्यम से पहुंचेगा हमारा लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, कहां पहुंचेगा, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचेगा इस प्रकार से। देखो ऐसे आया, तो हमारा जो बायां आलिंद है वहां पर पहुंचा। ठीक है, क्या चीज है, बायां आलिंद में पहुंचा है। तो बायां आलिंद में जो खून पहुंचा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसको हम शुद्ध रक्त कह सकते हैं, है ना, मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, अच्छी मात्रा है इसलिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमको ये देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि जो शुद्ध रक्त बोलेंगे क्योंकि ऑक्सीजन उसमें मिक्स हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें कम है इसलिए उसको हम शुद्ध कह दे रहे हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जो शुद्ध रक्त है वो इस प्रकार से कहां पर आया, लेफ्ट एट्रियम, मतलब कि जो बायां आलिंद है वहां पर आया। बायां आलिंद से फिर ये कहां आएगा, बायां नीला में आएगा इस प्रकार से। अब बायां नीला से फिर पंप जब होगा तो इस प्रकार से ये जो ब्लड है वो महाधमनी के माध्यम से हमारे पूरे मतलब बॉडी में फैल जाएगा। ठीक है, पूरे बॉडी में क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, पूरे बॉडी में जाएगा महाधमनी के माध्यम से। अब महाधमनी से जैसे ब्लड निकलता है तो छोटी छोटी धमनियां होती हैं, छोटी छोटी और धमनी रहेंगी, तो उन धमनियों के माध्यम से पूरे बॉडी में क्या हो जाता है, ब्लड चला जाता है। तो जो शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त मतलब कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां से निकला, इस प्रकार से महाधमनी से निकला, और महाधमनी से निकल करके छोटी छोटी जो धमनियां हैं, धमनियों के माध्यम से पूरे बॉडी में फैल जाएगा। इसी प्रकार से हम लोगों ने जब यहाँ देखा था ना, तो महाशिरा के माध्यम से ब्लड यहाँ पर आया था, जो अशुद्ध या फिर डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था वो यहाँ तक आया था। इधर पूरे बॉडी में जो भी शिरा है वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर अशुद्ध रक्त बह रहा था, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो वो इधर बह रहा था, है ना, उसको आप, हाँ, तो ऐसे इधर जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जो अशुद्ध रक्त है वो पूरे बॉडी में बह रहा था, वो आया पूरे बॉडी में, कहा, शिरा में, शिरा में बह रहा था ना, शिरे जितने भी है, शिरा, धमनी और शिरा हम लोग देखते हैं, तो शिरा में जो था डीऑक्सीजनेटेड या फिर अशुद्ध रक्त बह रहा था। जैसे इस प्रकार से यहाँ पर महाशिरा के माध्यम से यहाँ पर पहुंचा, और उसके बाद यहाँ पर राइट एट्रियम, फिर राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से होते हुए फुसफुस धमनी से फेफड़े में चला गया, फेफड़े से फिर वो ऑक्सीजन मिक्स हुआ। ऑक्सीजन जैसे ही मिक्स हुआ है, ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद ये कौन सा रक्त बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, मतलब उस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त हो गई। फिर यहाँ पर फुसफुस शिरा के माध्यम से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और इसके माध्यम से फिर इस प्रकार से पूरे महाधमनी के माध्यम से बॉडी में चला गया। ठीक है, महाधमनी से, धमनी से होते हुए पूरे बॉडी में फैल गया। तो ये पूरे हमारे मतलब ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है एकदम देखा जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर दो चीज हमको देखने को मिलता है। आप ध्यान से देखोगे तो जब जो भी ब्लड है वो इस प्रकार से महाशिरा से होते हुए, ठीक है, यहाँ से भी महाशिरा से होते हुए इस प्रकार से राइट एट्रियम में आया। ठीक है, मतलब कि दायां आलिंद में आया, दायां आलिंद से फिर दायां नीला में आया, और दायां नीला से जब इस प्रकार से जब बाहर ये निकलता है, कहाँ जाने के लिए बाहर निकलता है, मतलब कि जो फेफड़ा है, फेफड़ा में जाने के लिए बाहर निकलता है, फुसफुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में पहुंचता है ना। तो जैसे यहाँ पर राइट वेंट्रिकल के माध्यम से, है ना, मतलब कि दायां नीला के माध्यम से, ठीक है, दायां आलिंद फिर दायां नीला, तो दायां नीला जब बाहर निकलता है ना, तो यहाँ पर एक वाल्व हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार से एक वाल्व हमको देखने को मिलता है जिसको पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोनरी वाल्व कहते हैं, पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। ठीक है, तो पल्मोनरी वाल्व इस प्रकार से कहाँ तक गया, फेफड़े में चला गया। पल्मोनरी वाल्व से इस प्रकार से ब्लड निकलेगा, और इस प्रकार से फुसफुस धमनी के थ्रू कहाँ चला जाएगा, वो फुसफुस धमनी के थ्रू कहाँ चला जाएगा, फेफड़े में चला जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर ध्यान से देखो,
ये जो हम लोगों ने महाधमनी देखा है ना, महाधमनी में आप देखोगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, मैं बताया हूं। यहाँ पर फेफड़े से जैसी जो ऑक्सीजन है ब्लड में मिक्स होता है, ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद यहाँ पर फुसफुस सिरा के माध्यम से यहाँ पर आता है। आप ध्यान से देखो, ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद फुसफुस सिरा में आप ध्यान से देखोगे तो शुद्ध रक्त बह रहा है। शुद्ध रक्त बोलोगे या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बह रहा है ना। शुद्ध रक्त बोले या फिर ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, वो ब्लड किसमें बह रहा है? फुसफुस सिरा में। फुसफुस सिरा से आया यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में, मतलब कि बायां आलिंद और बायां निलय में आया। ध्यान से आप देखोगे तो बायां आलिंद और बायां निलय, इसमें भी शुद्ध रक्त है। तो हमको शुद्ध रक्त कहाँ कहाँ पे देखने को मिल रहा है? फुसफुस सिरा, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम और दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। बायां आलिंद और बायां निलय दोनों में शुद्ध रक्त है। इसके बाद और हमको शुद्ध रक्त कहाँ देखने को मिला? महाधमनी। महाधमनी के माध्यम से फिर पूरे धमनियों के माध्यम से शरीर में पूरा ब्लड फैल जाता है। तो शुद्ध रक्त कहाँ कहाँ पर होता है, पूछाएगा शुद्ध रक्त कहाँ कहाँ पर बहता है, तो आप बता देंगे कि फुसफुस सिरा। हालांकि आप लोग जब सिरा बोलोगे ना, सिरा हमारे बॉडी में और भी सिरा है, जैसे कि इधर आप देखोगे तो सिरा के माध्यम से महासिरा में आता है। इधर जो बॉडी में इस प्रकार से जितना भी सिरा है, उन सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। उन अशुद्ध रक्त जो सिरा में बह रहा है, सिरा के माध्यम से महासिरा में आता है ऐसे। तो इधर जितना भी इस शरीर में जितना भी जो सिरा है ना, शरीर में जितने भी जो सिरा है, मतलब कि जितने भी जो हमको वेन देखने को मिलता है, ठीक है, जितने भी जो वेन देखने को मिलते हैं, इस प्रकार से आप देखोगे नीला नीला जो हमारे बॉडी में दिखाई देता है ना, तो वो जो वेन है उसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड। तो उसमें जो इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है वो सिरा, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन यहाँ पर फुसफुस सिरा में ही क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। मतलब कहोगे कि जो सिरा होता है, बॉडी में जितने भी जो सिरा है, उसमें अशुद्ध रक्त या फिर उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। लेकिन एकमात्र यहाँ पर फुसफुस सिरा है जहां पर शुद्ध रक्त बहता है या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है। तो ये हुआ। इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर यहाँ पर महाधमनी, इसमें भी क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। अब दूसरा चीज यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे, महासिरा के बारे में। तो महासिरा, इधर जितने भी जो सिरा है उसके थ्रू ब्लड होते हुए, है ना, उसमें जो भी अशुद्ध रक्त है या फिर डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, वो जितने भी सिरा है उसमें, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ से होते हुए, मतलब उन सिरा में बहते हुए, सिरा से बहते हुए यहाँ पर कहाँ जाएगा? धमनी में आ जाएगा, सॉरी धमनी, महासिरा में आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से कहाँ जाएगा? महासिरा में आ जाएगा। तो महासिरा में जैसे ही पहुंचेगा, इस प्रकार से महासिरा से फिर यहाँ आया, है ना, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में आया। तो आप देखोगे तो इधर ये महासिरा में, है ना, ये महासिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। यहाँ पर देखो तो राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? अशुद्ध रक्त या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बह रहा है। फिर यहाँ से जैसे ही पल्मोनरी वाल्व से आगे निकलेगा, इस प्रकार से यहाँ से निकलते हुए जब यहाँ पर पहुंचेगा फुसफुस धमनी में, फुसफुस धमनी में भी आप ध्यान से देखो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि जो अशुद्ध रक्त है ना, जो अशुद्ध रक्त है वो बह रहा है इस प्रकार से। और उसके बाद जब फेफड़ा में जाकर ऑक्सीजन से मिक्स होता है, तब कहीं जाकर शुद्ध होता है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो यहाँ पर भी बह रहा है फुसफुस धमनी में। तो धमनी में आप जब भी बात करो ना, बॉडी में जितने भी धमनी है उसमें कहा जाता है कि शुद्ध रक्त बहता है या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। जैसे कि यहाँ पर धमनी में देखोगे तो महाधमनी है, महाधमनी से धमनी में चला जाएगा ब्लड, तो धमनी में क्या बहता है? शुद्ध रक्त रहता है या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन एकमात्र यहाँ पर फुसफुस धमनी है जिसमें क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। इस सब में तो ऑक्सीजनेटेड रहेगा, मतलब कि शुद्ध रक्त रहेगा। लेकिन मात्र यहाँ पर जो फुसफुस धमनी है उसी में क्या रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड या फिर अशुद्ध रक्त रहेगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो पल्मोनरी वाल्व है वो हम लोगों ने देखा, ये है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये एरोटिक वाल्व है, ठीक है, एरोटिक वाल्व, या फिर यहीं पर एक चीज हमको ये देखने को मिलेगा, ये वाला, हाँ देखो, जैसे यहाँ पर ये तो ठीक है, ये पल्मोनरी वाल्व हम लोगों ने देखा, वैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा एरोटिक वाल्व है। यहाँ पर नीचे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और एक यहाँ पर मिट्रल या फिर बाइकस्पिड वाल्व होता है, ठीक है। देखो जैसे कि राइट एट्रियम से जब राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड जाता है तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ट्राइकस्पिड वाल्व है। इसी प्रकार से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है तो बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व यहाँ पर होता है, मिट्रल वाल्व। जैसे यहाँ पर एक चीज और दिया हुआ है, देखो तो आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना, तो वही जो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व है वो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखो तो 3 ठो खाना इस प्रकार से 3 साइड से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो रक्त है इस प्रकार से राइट
राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जब जाता है, मतलब कि दायां आलिंद से जब दायां निलय में जाता है, तो बीच में एक वाल्व पड़ता है जिसको क्या कहा जा रहा है, ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जा रहा है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जा रहा है। यहाँ पर जो वाल्व दिख रहा है ना, वो ट्राइकस्पिड वाल्व, देखो 3 प्रकार से 3 खांचा है, तो ट्राइकस्पिड है, ट्राइकस्पिड बोला जा रहा है। इसी प्रकार जब यहाँ पर देखोगे तो लेफ्ट एट्रियम से, मतलब कि बायां आलिंद से जब बायां निलय में ब्लड जा रहा है, ठीक है, यहां से जब यहाँ पर पहुंच रहा है ब्लड इस प्रकार से इधर, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो बाइकस्पिड वाल्व है। ये जो वाल्व है ना, वो बाइकस्पिड या फिर इसी को मिट्रल वाल्व कहते हैं। तो मिट्रल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व होता है, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व दोनों को ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए ना क्या होता है। अब उसके बाद जब ब्लड इस प्रकार से इधर बाहर निकलता है ना महाधमनी से, ठीक है, ब्लड कहाँ निकलता है, महाधमनी से निकलता है। ऐसे महाधमनी से निकलेगा, तो उसी को यहाँ पर एक और 2 वाल्व अब यहाँ पर और बताया गया है, जैसे कि एरोटिक वाल्व दिया गया है, तो वही मैं आपको समझा चुका हूँ। एरोटिक वाल्व कहाँ है, ये एरोटिक वाल्व महाधमनी से बाहर निकलेगी इस प्रकार से, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए एरोटिक वाल्व इस प्रकार से इधर जाएगा, तो वहां पर एरोटिक वाल्व है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से इस प्रकार से महाधमनी की ओर जाएगा ब्लड, तो एरोटिक वाल्व से जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखे हैं राइट वेंट्रिकल से इस प्रकार से जब ब्लड फुसफुस धमनी की ओर जाता है, तो यहाँ पर जो वाल्व ये वाला है इसको पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। तो वही उसी चीज को यहाँ पर फिर से दर्शाया गया है, ठीक है, एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व को दर्शाया गया है, ठीक, ध्यान से देख लीजिएगा। तो एग्जाम में कभी कभी क्या आता है, इसमें पूछ दिया जाता है कि इसमें किसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा, किसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा, ऐसे पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे, जो पल्मोनरी वाल्व हम लोगों ने देखा, ठीक है, पल्मोनरी वाल्व इस प्रकार से, यहाँ पर ये जो वाल्व है इसमें हम लोगों को क्या पता चला कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, मतलब इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ऐसे कहेंगे, ठीक है, जिसका कलर रहेगा नीला, ऐसे नीला से दर्शाया गया। देखो दे पल्मोनरी वाल्व से नीला रंग किस प्रकार जा रहा है, मतलब अशुद्ध रक्त है। और उसी को एरोटिक वाल्व, ठीक है, इधर जो एरोटिक वाल्व है, ये जो एरोटिक वाल्व है, ये एरोटिक वाल्व है, इसमें आप देखोगे तो शुद्ध रक्त बहता है इस प्रकार से इधर जा रहे हैं, ऐसे महाधमनी से जाएगा, तो इसमें रेड कलर में है वो शुद्ध रक्त कहोगे, है ना, रेड कलर में उसको क्या बोलोगे, शुद्ध या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलोगे, ठीक। इसी प्रकार से इनको भी कह सकते हो, ठीक। इसमें ट्राइकस्पिड में देखेंगे तो नीला रंग दिख रहा है, ये है ट्राइकस्पिड, इस प्रकार से नीला रंग, यहाँ पर अशुद्ध बोले या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेगे। और यहीं पर अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, मिट्रल या फिर बाइकस्पिड के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से फेफड़ा से आता है ना, मतलब शुद्ध रक्त होता है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान इसको देना है। देख लो अब यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई है, इसको देखो, फिर वहां पर हम अंतर को समझेंगे। शरीर के विभिन्न हिस्से से अशुद्ध रक्त को सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से दायां आलिंद में लाया जाता है, ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। शरीर के विभिन्न जगह से, शरीर के विभिन्न हिस्से से इस प्रकार से इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू इस प्रकार से कहां पर लाते हैं, राइट एट्रियम में लाया जाता है, मतलब कि दायां आलिंद में लाया जाता है। देखो दायां आलिंद में लाया जाता है। इस अशुद्ध रक्त को फुसफुस धमनी, है ना, इस अशुद्ध रक्त को फुसफुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी द्वारा दायां निलय से दायां फेफड़े, एक मिनट क्या बोल रहा है, इस अशुद्ध रक्त को फुसफुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी दायां निलय से फेफड़े में लेकर जाता है, ठीक है। अच्छा देखो, ये इस अशुद्ध रक्त को क्या करता है, ये जो फुसफुस धमनी है, ये इस दायां निलय से इस प्रकार से फेफड़े में लेकर जाता है, ठीक है। चला गया, धमनी कहां से लेकर चला गया, यहां से लेकर के वहां तक चला गया, फेफड़े तक लेकर चला गया। तो जब फेफड़े में गया, ठीक है, ये देखो दायां निलय से फेफड़े में चला गया। इसके बाद फुसफुसी सीरा शुद्ध, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लाता है, फेफड़े से बायां आलिंद में लाता है, ठीक है। तो ये जो फुसफुस सीरा है, ये फुसफुस सीरा क्या करता है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस प्रकार से फेफड़े से यहां पर लाता है, ठीक है, बायां आलिंद में लाता है, ठीक है, बायां आलिंद में लाता है, इस प्रकार से बायां आलिंद में लाता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लाता है, फुसफुसी सीरा लाता है। इसके बाद जो बायां आलिंद होता है, बायां आलिंद से बायां आलिंद निलय का कपाट बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व होता है, जबकि दायां आलिंद निलय का कपाट ट्राइकस्पिड होता है। वही चीज बोला गया है, इस प्रकार से ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, यहाँ पर ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड को। तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्लड आता है और इसके थ्रू होते हुए फिर इस प्रकार से महाधमनी के थ्रू, धमनियों के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में चला जाता है, ठीक है। चलो, तो ये आप लोगों को क्रियाविधि समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर धमनी और सीरा में थोड़ा सा आप लोग अंतर को समझ लो। यहाँ पर आपको धमनी दिख रहा है और यहाँ पर आपको सीरा दिख रहा है, ठीक है। धमनी और सीरा का जो चित्र है वो आपको दिखाई दे रहा है। आप दोनों को ध्यान से देखो, दोनों को ध्यान से आपको समझना है। आपको एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि जो धमनी की मोटाई है इस प्रकार से ज्यादा मोटा है,
ठीक है, धमनी मोटा बोलो या फिर चौड़ाई, जो भी बोलो, इसका थिकनेस है, इसका थिकनेस क्या है, ज्यादा है, इसका थिकनेस ज्यादा है, इसका थिकनेस क्या है, कम है ना, मोटाई जो है कम है। लेकिन इसका ये जो वाला पार्ट है ये संकरा है ना, ये पाइप, जैसे कि पाइप को दबा दोगे ना, या फिर इसका ये वाला पार्ट थोड़ा संकरा है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा बड़ा है, जबकि यहाँ पर आप देखो थोड़ा छोटा है, ऐसे तो थोड़ा छोटा है। यहाँ पर ये ध्यान से आप देखो तो ये बहुत बड़ा दिख रहा है हमको इस प्रकार से, है ना। तो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, वो क्या है, इस प्रकार से, जहां से ब्लड पूरे बॉडी में इस प्रकार से सर्कुलेट होगा, ये इस प्रकार से यहाँ से ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो ये धमनी है ना, ये धमनी, और यह है सिरा। तो धमनी में हमको क्या देखने को मिला, ये तो चौड़ाई इसका मतलब मोटाई इसका कम होता है, लेकिन अंदर का जो पार्ट है वो एकदम सकरा होता है। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो अंदर का ये जो पार्ट है जहाँ से ब्लड फ्लो होगा, वहां पर क्या होता है, बहुत बड़ा है अंदर वाला पार्ट। दूसरा चीज आप ध्यान से देखो, एक वॉल्व हमको दिखाई दे रहा है, वॉल्व हमको सिर्फ और सिर्फ सिरा में दिखाई दे रहा है। सिरा में वाल्व होने का कारण क्या है, देखो सिरा में वाल्व होने का कारण ये है कि एक तो इसमें जो ब्लड फ्लो होता है ना, वो थोड़ा ज्यादा स्पीड और तीव्र गति से फ्लो नहीं होता है, इसमें जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो कम होता है। प्रेशर कम होने का कारण क्या है, क्योंकि इसका मोटाई है, क्या है, मोटा है, थोड़ा सा चौड़ा है ना, ऐसे ज्यादा इसका अंदर का गैप ज्यादा है ऐसे। तो इसमें क्या होता है, ब्लड थोड़ा धीमी गति से फ्लो होता है, इसमें ब्लड जो है तेज गति से फ्लो होता है। ठीक है, हार्ट क्या करते हैं, महाधमनी से ब्लड को अचानक से, है ना, तेज गति से पूरे बॉडी में फैलाता है, पूरे बॉडी में इस प्रकार से सर्कुलेट होता है। तो ये तेज गति से पूरे बॉडी में इस प्रकार से हार्ट फेंकता है ब्लड को। जबकि मतलब सीरा में क्या होता है, पूरे बॉडी से ब्लड को खींच करके हार्ट तक लाना होता है। तो बीच बीच में ऐसे वॉल्व लगा होता है, ताकि ये ना हो कि हाँ, जैसे बॉडी से इस प्रकार से जो हार्ट है वो खींच करके ला रहा है, ब्लड को अपने पास ला रहे हैं ना, ताकि उसको फेफड़े तक भेज करके उसको शुद्ध किया जा सके। तो जब उसको खींच कर अपने पास लाता है, तो बीच बीच में वाल्व होने की वजह से जो ब्लड है वो गुरुत्वाकर्षण के बल के माध्यम से नीचे नहीं गिरता। ठीक है, बीच बीच का वाल्व क्या होता है, बंद होते रहता है। तो क्या होता है, जो ब्लड है ऊपर इस प्रकार चढ़ते रहता है, चढ़ते धीरे 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 ऊपर जो हार्ट तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ते रहता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे की ओर नहीं जाता। वरना अगर ये वाल्व बीच में ना हो तो ब्लड को खींचने के लिए हार्ट को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पूरा नीचे से ऊपर तक एक ही बार हम ब्लड को कैसे खींचेगा, नहीं खींच पाएगा। बीच बीच में वाल्व होने की वजह से, ठीक है, बीच बीच में वाल्व होने की वजह से ब्लड को खींचना आसान हो जाता है। किसके लिए आसान हो जाता है, हार्ट के लिए आसान हो जाता है। तो सिर्फ जो वाल्व है वो वाल्व हमको सिर्फ सिरा में देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आया, बहुत अच्छा समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर देखो, ये वही चीज है, थिकनेस इसका देखेंगे तो ज्यादा है ना, थिकनेस क्या है इसका, ज्यादा है। जब उसका हम देखेंगे तो थिकनेस उसका कम है, मोटाई कम है। ये बीच वाला जो पार्ट ये मैं बोल रहा था ना, ये वाला पार्ट, इसको ल्यूमेन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूमेन बोलते हैं। ये वाला ल्यूमेन कहलाता है। तो इसको ल्यूमेन वाला जो पार्ट है ना बहुत छोटा है, स्मॉल ल्यूमेन होता है। जबकि यहाँ पर आप देखो तो ल्यूमेन वाला पार्ट बहुत बड़ा है, इस प्रकार से, है ना, ल्यूमेन का पार्ट क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है, अब देखो इसमें धमनी और सीरा में अंतर को, है ना, जो चीज अभी आपको समझाया है ना वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है, वही चीज लिखा हुआ है। तो हमने क्या समझा कि जो धमनी है ना, जो धमनी है, ठीक है, ये धमनी और ये सिरा। तो धमनी में क्या होता है, ये धमनी क्या होता है, अधिक गहराई में होता है। शरीर में ना अधिक गहराई में क्या होता है, धमनी होता है। जबकि सिरा की बात करेंगे ना तो ऊपरी सतह में स्थित होता है। नीला नीला रंग का हमको जो बॉडी में इस प्रकार से हमारे शरीर में जो नीला नीला रंग का हमको जो नस दिखाई देता है ना, वो वेन होता है, वो क्या होता है, सिरा होता है। वो सिरा होता है, उसी में अशुद्ध रक्त बहता है, वो नीला रंग का इस प्रकार से हमको दिख रहा है इसी वजह से, है ना। तो उसमें क्या है, शरीर की ऊपरी सतह में स्थित होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, धमनी जो होता है शरीर की गहराई में, अधिक गहराई में स्थित होता है वो। ठीक है, उसमें शुद्ध रक्त बहता है, पूरे बॉडी में फैलता है। तो यह रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाता है। हमारे हार्ट से हम लोगों ने देखा ना कि महाधमनी के माध्यम से सभी धमनियों में जा रहा था ब्लड, तो महाधमनी से निकल करके धमनियों में, धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड फैलता है। तो जो शुद्ध रक्त होता है, जो कि हार्ट के माध्यम से क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हार्ट के माध्यम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हमारा जो बायां आलिंद और बायां नीला के माध्यम से कहाँ जाता है, वो धमनी में, महाधमनी में जाता है, महाधमनी से धमनियों में जाता है, और फिर धमनियों में जाकर पूरे शरीर में फैलते हैं। तो यही ये बोला जा रहा है कि यह रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। ठीक, और ये क्या करता है,
ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड को ले जाकर के हृदय तक पहुंचाती है। हृदय में मतलब कि जो अशुद्ध रक्त है उसको, देखो यह रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय तक ले जाती है। ठीक है, देखो रुधिर को विभिन्न अंगों से कहां तक ले जा रही है, हृदय तक ले जा रही है। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, यह रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जा रही है इसे। ठीक है, हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड को फैलाने का काम किया जा रहा है धमनी के द्वारा। ठीक है, मतलब कि हृदय से पूरे शरीर में ब्लड को फैलाने का काम हो रहा है किसके माध्यम से, धमनी के द्वारा। जबकि वो क्या कर रहा है, पूरे शरीर से ब्लड को बटोर करके हृदय के पास फिर से ले जाने का जो काम है वो सिरा के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, पूरे शरीर से ब्लड को खींच करके कहाँ ले जाया जाता है, हृदय के पास ले जाया जाता है, जहां पर महाशिरा में ऊपर और नीचे सुपर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा हम लोगों ने देखा ना। तो इस प्रकार से पूरा खींच करके जो महाशिरा है वहां पर पहुंचता है और फिर हार्ट में पहुंचता है। तो पूरे शरीर से जो रुधिर है वो कहाँ पहुंचता है, हृदय में पहुंचता है, वो सिरा में होता है। इसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, जबकि इसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। मैं आपको समझा चुका हूँ, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो धमनी में प्रवाहित होगा, है ना, महाधमनी के थ्रू बाहर निकलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि पूरे धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो। तो अब जो अशुद्ध रक्त है, मतलब कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सीरम में प्रवाहित होता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे प्रवाहित होगा, सीरम प्रवाहित होगा, अशुद्ध रक्त बोलेंगे उसी को, है ना। इसमें रुधिर अधिक दाब और गति से बहता है, वही मैं बोला हूं, इसमें दाब और गति अधिक होता है क्योंकि ये बहुत पतला होता है, इस प्रकार से पतला है ना, इस प्रकार से पतला है, इसलिए इसमें अधिक तीव्र गति से स्पीड में प्रवाहित होगा। और हार्ट क्या करता है, अचानक से ऐसे पंप करके ऐसे पूरे बॉडी पूरा ब्लड को फैलाता है, पूरे शरीर में पहुंचाना है ना, पूरे शरीर के एक एक पार्ट तक पहुंचाना है। तो इसलिए ब्लड थोड़ा तेजी से पंपिंग करके क्या करता है, इसको पूरे बॉडी में फैला देता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो रुधिर का मतलब जो रुधिर इसमें दबाव इसमें कम रहेगा, कम दबाव और कम गति के साथ इसमें प्रवाहित होता है। इसमें अधिक दबाव और अधिक गति के साथ प्रवाहित होता है, स्पीड और इसमें जो प्रेशर होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है वो हमारा जो धमनी होता है इसमें ज्यादा होता है। इसमें देखेंगे तो इसमें कम होता है, कम दाब और कम गति के साथ प्रवाहित होता है, स्पीड भी उसमें कम होता है, इसमें स्पीड ज्यादा होता है। इसमें कोई भी वाल्व नहीं होता, इसमें कोई भी कपाट नहीं होता है, मैं समझा चुका हूं आपको। और इसमें कपाट होता है, ठीक है, वेन्स में क्या होता है, कपाट होता है, वेन में क्या होता है, कपाट होता है, ताकि नीचे शरीर नीचे वाले पार्ट से फिर और किसी पार्ट से जब ब्लड को हार्ट जब खींचता है अपने पास, तो खींचने के दौरान ऐसा ना हो कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे ही रुक जाए, इसलिए बीच बीच में कपाट लगा होता है ताकि ब्लड उसको खींचे तो कपाट के माध्यम से वहां मतलब बीच बीच में आकर के इकट्ठा होते जाए और धीरे धीरे ऊपर चढ़े। ठीक है, तो ऐसा टाइप का है। तो उसमें कपाट इसीलिए होता है ताकि ब्लड को बहुत आसानी से क्या करे, हार्ट उसको खींचे, है ना, मतलब आसानी से खींचे, मतलब कि नीचे से खींचते खींचते ऊपर लाना है ना, तो एक ही बार में तो नहीं आएगा, तो थोड़ा सा फिर खींचेगा, फिर कपाट बंद होगा नीचे का, फिर और हार्ट थोड़ा खींचेगा, फिर नीचे से कपाट बंद हो जाएगा, है ना, उसको जो वाल्व है वो बंद हो जाएगा, फिर और ऊपर थोड़ा खींचा जाएगा, फिर नीचे से जो वाल्व है बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ब्लड को ऊपर चढ़ाने में काम आता है। धमनियों की गुहा जो ल्यूमेन में समझा, वही जो अंदर को जो स्पेस है, वो धमनियों की जो गुहा है मतलब लुमेन है वो छोटी होती है, मैं समझा चुका हूं इसको, है ना, इस प्रकार से छोटी होती है, अंदर की जो गुहा है क्या होती है, छोटी होती है। जबकि यहाँ पर देखेंगे सिराओं की जो गुहा है वो बहुत बड़ी होती है, इस प्रकार से बड़ी है ना, ये जो पार्ट है बहुत बड़ी है। मरने के बाद यह खाली हो जाता है, मरने के बाद क्या होता है, जो धमनी है उसमें ब्लड नहीं रहता, वो खाली हो जाता है। ब्लड शरीर के अंदर में, मतलब ये जो है धमनी जो है शरीर के अंदर वाले पार्ट में होता है ना। तो होता क्या है कि जैसे ही इंसान की मृत्यु होती है तो ये जो है खाली हो जाता है, दबाव अधिक होता है ना, इसमें दबाव अधिक होने की वजह से, दाब और इसमें गति अधिक होने की वजह से, इसमें दाब देखो अधिक है, दाब अधिक होने से इसमें से ब्लड मरने के बाद इंसान की बॉडी में नहीं बचता है। ठीक है, वो सारा सीरा में चला जाएगा, फिर बॉडी के अन्य पार्ट में इकट्ठा हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, मरने के बाद इसमें भी रुधिर रहता है, क्योंकि इसमें दबाव और गति स्पीड भी कम होती है, दबाव कम होने की वजह से जो इस प्रकार से शरीर का ये जो सीरा वाला पार्ट है उसमें वेन जो है उसमें ब्लड इकट्ठा रहता है। अपवाद देख लो आप, अपवाद में हम लोगों ने क्या समझा है, फुसफुसी धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहती है। धमनी में हमेशा हम लोगों ने देखा शुद्ध रुधिर बहती है ना, ध्यान रखेंगे, शुद्ध रुधिर बहती है, लेकिन एकमात्र फुसफुसी धमनी है जिसमें क्या होता है, अशुद्ध रुधिर बह रही है। ठीक है, कौन सा है अशुद्ध, कहां पर है आपको पता है ना। इसी प्रकार से आपको ये फुसफुसी सिरा में देख लो, इसमें शुद्ध रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, हम लोगों ने चित्र के माध्यम से आपको मैं समझा चुका हूं कैसे ये जो है ना फुसफुसी धमनी है, इस प्रकार से फुसफुसी धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त बह रहा है,
इसी प्रकार से ये फुसफुसी सिरा जिसमें शुद्ध रक्त बह रहा है। तो यही दो अपवाद है, धमनी और सिरा में हमको दो अपवाद देखने को मिलता है, जिसमें फुसफुस नाम इस प्रकार से लगा हुआ है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन लिखा हुआ है। ठीक है, वही ऑपोजिट होता है। बाकी धमनी और सिरा का जो कार्य है, कैसे करता है, क्या होता है, मैं आपको समझा चुका। अब यहाँ पर ये अंतर को भी आपको मैं स्पष्ट करा चुका हूँ, इसको अच्छे से ध्यान से आप लोग देख लीजिए। चलिए अब यहाँ पर देखो ऐसे नोड के बारे में बात करते हैं। हार्ट हमारा पंप करता है ना, ऐसे ऐसे पंप कर रहे हैं, धड़क रहे 72 बार। तो ऐसा झटका इसको कहाँ से मिल रहा है? पंप करने के लिए इसको इस प्रकार से झटका कहाँ से मिल रहा है? कुछ ना कुछ झटका कहीं से मिल रहा होगा। तो झटका देने का जो काम होता है ना, ये एसए नोड होता है। ठीक है, क्या होता है? एसए नोड होता है। ये एसए नोड क्या करता है? हार्ट को इधर से पंप करने के लिए, ऐसे पंप करने के लिए इस प्रकार से यहाँ से झटका देता है। ठीक है, तब हार्ट क्या करता है? पंप करता है और ब्लड को इस प्रकार से वो सर्कुलेट करता है। ठीक है, ब्लड को खींचता है, ब्लड को धक्का देके बाहर निकलता है, ऐसा होता है। तो एसए नोड होता है। ठीक है, यहाँ से चालू होता है। एसए नोड से वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ना, वो यहाँ से इसको झटका मिलता है और यहाँ से फिर होते हुए यहाँ पर आता है, एवी नोड में आता है। एसए नोड से एवी नोड में आएगा, यहाँ पर ये आएगा, जो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है वो यहाँ पर आएगा, है ना। इसके बाद ये आगे बढ़ेगा कहाँ पे? यहाँ पर बंडल ऑफ हिज में आएगा। ठीक है, बंडल ऑफ हिज में आएगा, यहाँ पर बंडल ऑफ हिज में आएगा, यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर आगे चला जाएगा कहाँ? राइट बंडल ब्रांच में जाएगा, है राइट बंडल ब्रांच में जाएगा और इसी प्रकार से लेफ्ट बंडल ब्रांच में जाएगा। तो राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में इस प्रकार से पहुंचेगा। यहाँ से यह इस प्रकार से पूरा जो इसका जो सिग्नल है वो यहाँ से देखो, यहाँ से होते हैं, यहाँ इस प्रकार से यहाँ तक ऐसे पहुंचा। ठीक है, तो इसका क्रम को आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना। देखो, क्रम को याद रखना है। हृदय के आवेग के प्रसार का सही, है ना, हृदय में जो इंपल्स जनरेट हो रहा है ना, जो आवेग जनरेट हो रहा है, उसका जो सही क्रम क्या है उसको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? एसए नोड। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा? एसए नोड देखा। ठीक है, साइनोट्रियल नोड इसको कहते हैं। एसए नोड को साइनोट्रियल नोड कहते हैं। देखो, निम्नलिखित में से किसका प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं? देखो, प्राकृतिक पेसमेकर किसे कहते हैं? एक पेसमेकर एक मशीन होता है ना, जब हमारा जो हार्ट है ना वो ठीक से पंप नहीं कर पाता है, उसका जो पंप करने का, फिर उसको धड़कने का जो गति कभी कभी एकदम कम, कभी कभी एकदम तीव्र हो जाता है, जो हार्ट पेशेंट होता है वो लोग लगवाते हैं पेसमेकर। तो यहाँ पर ऐसे लगा होता है प्राकृतिक, मतलब कि इसको कृत्रिम रूप से बनाते हैं, उसको कृत्रिम रूप से बनाते हैं, आर्टिफिशियल एक पेसमेकर ऐसे बनाकर यहाँ पर लगाते हैं, जो क्या करता है? हार्ट को बार बार ट्रिगर करता है, बार बार इंपल्स वहां पर वो देता है, बार बार क्या करता है? उसको आवेग वहां पर जनरेट करता है, जिससे ब्लड में पंपिंग होते रहे। तो नेचुरली हमारे बॉडी में भी, हमारे हार्ट के पास में नेचुरली भी एक ऐसा हमारा क्या होता है? नोड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एसए नोड कहते हैं। तो ये जो एसए नोड होता है वो हार्ट बीट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जो हार्ट बीट होता है ना, हमारा दिल जो धड़क रहा है इस प्रकार से, उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे एड्रेनलिन हार्मोन है, वो भी हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है ना। कार्डियटिक सेंटर है, उसके द्वारा भी हार्ट बीट को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एसए नोड की बात हो रही है, तो पहले एसए नोड में क्या हो जाएगा? वो जो इंपल्स है वो जाएगा, है ना। ये एसए नोड में, एसए नोड के बाद कहाँ जाएगा? एवी नोड में जाएगा। एवी नोड के बाद ये बंडल ऑफ हिज में जाएगा, है ना, बंडल ऑफ हिज में जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा? एसए नोड देखो, के पहले आएगा, फिर एम आएगा, देखो के के बाद एम है, फिर यहाँ पर एल है, बंडल ऑफ हिज है, उसके बाद ओ आएगा, है ना। ये राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में जाएगा, राइट और लेफ्ट ब्रांचेस था ना, उसमें जाएगा, और लास्ट में पुरकिंज फाइबर में जाएगा, पुरकिंज फाइबर में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पुरकिंज फाइबर है, छोटा छोटा फाइबर इस प्रकार से अंदर में जो फैला हुआ है ना, वो इसको पुरकिंज फाइबर इसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स है या फिर जो आवेग है वो कहाँ से कहाँ गया? तो आपको ध्यान रखना है, पहले कहाँ से जनरेट हुआ है? एसए नोड से। एसए नोड से जनरेट होकर किस प्रकार से कहाँ पर आया? ये यहाँ पर मतलब कि एवी नोड। एवी नोड से फिर इस प्रकार से आगे बढ़ा तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या चाहिए? बंडल ऑफ हिज है। बंडल ऑफ हिज से फिर होते हैं इस प्रकार से यहाँ तक गया है, मतलब कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इस प्रकार जो दिख रहा है, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच है और ये राइट बंडल ब्रांच है और ये लेफ्ट बंडल ब्रांच है। यहाँ पर पहुंचा और यहाँ से फिर होते हुए इस प्रकार से परकिंज फाइबर में जाएगा। इस प्रकार जो फाइबर है ना यहाँ पर फैल जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर होते हुए परकिंज फाइबर में इस प्रकार से जो ये इम्पल्स है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का हो या फिर जो हार्ट बीट को जो रेगुलेट करने के लिए, हार्ट को पंप करने के लिए जो यहाँ पर जो एक आवेग है
वो उत्पन्न जो होता है ना, इसका इस प्रकार से यहाँ से वहाँ तक जाने का जो क्रम है इसी प्रकार से लास्ट में पुरकिंज फाइबर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, ये एग्जाम में पूछा गया है, ये अभी आपका व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है 2026 में। इसी प्रकार से और भी प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब कुछ कुछ छोटा छोटा हार्ट से रिलेटेड या फिर ब्लड से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे, है ना। छोटा मोटा टॉपिक बच गया है, बहुत मेजर जो टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक, छोटा मोटा जो टॉपिक है जैसे कि कितने कौन से जीव में कितने चैम्बर होते हैं हार्ट का, वो सब चीज़ को अपन अगले क्लास में कवर करेंगे। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।